जिसका मूल मंत्र है चैनल को ही नहीं देश को भी नंबर 1 बनाना है। यदि आपको मीडिया का अनुभव नहीं है तो हम आपको देंगे जरूरी प्रशिक्षण। यदि आप शहरों में रहते हैं तो हमारे फ्रेंचाइजी बनिए। अगर आप छोटे शहरों में नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। लगातार अपने इस खास कार्यक्रम में हमने पक्षियों की बात आपको बताई है, उनकी मुसीबतें बताई हैं, उनकी विलुप्त होती प्रजातियों के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि इस बायोडायवर्सिटी के नुकसान से हमें किस प्रकार का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आज फिर हम एक गंभीर और सिंसियर बातचीत करने की कोशिश करेंगे पक्षियों के विलुप्त होने वाले संकट पर, इसके कारणों पर, इसके उपायों पर कि हम किस तरह से इस नुकसान को रोक सकते हैं। परिंदों की मुश्किलात का हाल जानने के लिए सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस पर एक सार्थक बातचीत की शुरुआत करते हैं। विश्व में तकरीबन 10,000 पंछियों की प्रजातियां हैं। प्रख्यात पक्षी विज्ञानी डॉक्टर ओलिवर ऑस्टिन ने अपनी मशहूर किताब बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि फार्सल रिकॉर्ड के मुताबिक 2,50,000 साल पहले विश्व में 11,500 पक्षियों की प्रजातियां थी। उनके अनुसार पिछले 600 सालों में 10 विशिष्ट पक्षियों की प्रजातियां तथा सन 2009 तक 1,000 पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। ये भी हैरान करने वाला सच है कि सन 2100 तक 10,000 पक्षियों की प्रजातियों में से 1/8वां हिस्सा विलुप्त हो जाएगा। इसका कारण तेजी से आ रहे मौसम में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण में मौजूद प्रदूषण व प्राकृतिक स्रोतों का विनाश माना जा रहा है। भारत में चिड़ियों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 5 चिड़ियों की प्रजातियों में से केवल पैसर डेमोस्टिकस इंडिकस अथवा हाउस स्पैरो ही ऐसी प्रजाति है जो मनुष्य के आसपास रहते हुए विचरण करती हैं। बाकी सभी अमूमन पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाती हैं। ये मानवीय आवासों की छतों व अन्य जगहों में अपने घोंसले बनाते हैं। प्राय आम बोलचाल की भाषा में इन सभी 5 प्रजातियों को लोग गौरैया ही कहते हैं। देश में बहुतायत में पाई जाने वाली चिड़िया केवल कांटे वाले पेड़ों जैसे कीकर, बेरी तथा सिट्रस प्रजाति के पेड़ों जैसे नींबू, संतरा, किन्नू व गलगल पर ही अपना घोंसला बनाती हैं ताकि परभक्षी जैसे कि सांप, बिल्ली व बाज इन पर धावा ना बोल सके। वाकई कभी हर घर आंगन का अहम हिस्सा रही घरेलू चिड़िया आजकल किसी की हथेली से दाना नहीं उठाते। किसी के घर में उनके नन्हे बच्चे फुदकते नहीं नजर आते। अपने मधुर चहचहाहट से तड़के जगाने वाली ये हाउस स्पैरो अब नजर नहीं आती तथा घरों में इनके घोंसले भी दिखाई नहीं देते। मनुष्य ने अपने घर बनाते समय चिड़ियों के घर तो उजाड़ दिए, लेकिन इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था तक नहीं की। आज की आधुनिक ईंट, पत्थर, बंजरी व सीमेंट के कंक्रीट शहरी जंगलों में घरों में ना तो शहतीर होते हैं और ना ही उन पर डाली जाने वाली कणियां या बाले। तो गौरैया जो हमारे घर में चहचहाती थी, घोंसला बनाती थी, अब न दिखाई देती है, न उसकी चहचहाहट सुनाई देती है। कल हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर सूर्य प्रकाश थे, आज फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी मिश्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और आलोक झा हमारे साथ हैं, जिन्होंने
इस रिपोर्ट पर काफ़ी मेहनत की है। हम इन सब से बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर सूर्य प्रकाश, गौरैया के बारे में तो बहुत चर्चा राजनीतिक तौर पर भी हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी इस पर एक बात कही कि इनको बचाया जाना चाहिए, लेकिन क्या बातों से सिर्फ इनका जीवन और इनका संरक्षण संभव है? देखिए, गौरैया को बचाने की बहुत सारी मुहिम सभी जगह चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि गौरैया की जो तादाद कम हो रही है वो शहरों में हो रही है, मेट्रो शहरों में हो रही है। गांवों के अंदर इनकी संख्या अभी भी लगभग संतुलित है। और हम पिछले 2-3 साल से इस इश्यू के ऊपर बात कर रहे थे। तथ्य मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश क्षमा चाहूंगा, बीच में रखना चाहूंगा। आपने कहा शहरों में कम हो रही है, लेकिन जो छोटे कस्बे हैं इस देश के, वहां पर जहां पर आज से 10 साल पहले गौरैया की चहचहाट सुनाई देती थी, घरों में उनके घोंसले दिखाई देते थे, वहां भी अब दिखाई नहीं देते डॉक्टर सूर्य प्रकाश। उसमें जैसे कल हमने एक बात कहा था बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो जीवन शैली है आदमी की या मकानों का आर्किटेक्चरल डिजाइन है जी, वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। क्या आपको आजकल जो भी नए घर बनते हैं उनके अंदर आपको रोशनदान नजर आते हैं जहाँ से गौरैया अंदर आ जाया करती थी? नहीं आते हैं। क्या हम लोग वो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते हैं जो टेढ़ी होती थी, जिनके अंदर जाके गौरैया रह जाती थी? जब हम उनको अंदर आने की जगह ही नहीं दे रहे हैं, उनको घोंसला बनाने की जगह ही नहीं दे रहे हैं, तो हम गौरैया को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे घर में आकर के रहे? दूसरी बात, रिच के अंदर एक पौधा होता है जिसको हम मेरे को साइंटिफिक नाम आपको बताऊंगा, एनोजीसस पेंडुला, तो शायद धाव बोलते हैं। ये उसके ऊपर रूस्ट करती हैं गौरैया। ये चीजें खत्म हो रही है। और हमारे पास में सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी स्टेटिस्टिक्स ही नहीं है। हमारी सरकार की जब आप बात करते हैं तो जो अभी गौरैया दिवस के ऊपर उन्होंने जो पोस्टर निकाला था गौरैया का, उसके अंदर उन्होंने यूरेशियन ट्री स्पैरो का फोटो दिख दिया था जी, पब्लिश कर दिया। मैंने शीला जी को ये ईमेल करके बताया कि ये गलत है। फिर उसके बाद में उन्होंने माफी मांगा है उनके लोगों ने, और दूसरी बार भी फिर वही गलती कर दी। जब हमें मालूम ही नहीं है कि गौरैया खुद क्या होती है, तो हम उस किस पक्षी को बचाने की बात कर रहे हैं? जी, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जानकारी का अभाव भी इस समस्या के जड़ में एक कारण है। बालाजी, क्या ये सच है कि हम लोगों का ध्यान ही नहीं है, बल्कि उस अभिजात्य वर्ग का जो कि सोचता समझता है उसका भी संभवतः ध्यान नहीं है इस पक्ष पर? ध्यान के साथ साथ गंभीरता का सवाल है। सरकार जिस पक्षी को बचाना चाह रही है, सरकार उसको, जो सरकार के लोग हैं, जो सरकारी तंत्र हैं या जो उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, उस पक्षी को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी ने ठीक कहा कि जब आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, ये गंभीरता नहीं है, इस बात को शो करता है। सिर्फ एक खानापूर्ति की जा रही है। इसमें जब तक आम लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, उनके बीच में अवेयरनेस नहीं जगाया जाएगा, ये बात लोगों के जहन तक नहीं पहुंचाई जाएगी, तो चिड़ियों की चहचहाहट जिसे सुनकर हम सुबह उठा करते थे, महानगरों से तो ये दूर हो ही गई है। गांवों से भी पक्षियों का कलरव खत्म हो जाएगा जी। एक बड़ा महत्वपूर्ण शोध आया है कि चूंकि आपने कस्बों की बात की कि वहां भी पक्षियों की संख्या में लगातार कमियां दिख रही हैं, कई जगहों पे ये शोध बता रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि जिस तरह से मोबाइल टावर हमारे रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं, उनसे निकलने वाली जो घातक रेडिएशंस हैं, जो किरणें हैं, रेडिएटिव किरणें हैं, वो किरणें पक्षियों के मस्तिष्क में जाकर के गहरा आघात करती हैं और उनको उस रिहायशी स्थान से अलग जाकर अपना रिहायश बनाने को मजबूर करती हैं। क्योंकि उनका जो मस्तिष्क होता है, जो उनका जो मस्तिष्क का कवच होता है, वो बिल्कुल ही कोमल कार्टिलेज का बना होता है और उसको भेद करके ये जो घातक किरणें हैं उनके मस्तिष्क को हानि पहुंचाती है। और शायद यही कारण है, शोध जैसा बतला रहे हैं, कि रिहायशी इलाकों से चिड़ियों का बड़ी संख्या में दूसरी जगह चला जाना और विलुप्तियों की ओर बढ़ना, उसके कगार पे जाना, उसमें मोबाइल टावर्स के जहरीले विकिरणों का बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी शोध से स्पष्ट हुआ है कि न सिर्फ पक्षियों के लिए बल्कि रिहायशी इलाकों में रहने वाले इंसानों के लिए भी काफी खतरनाक माना गया है। कहाँ, आलोक, आपने रिपोर्ट बनाते वक्त निश्चित रूप से अध्ययन किया होगा, कहां पर इसका असर कम है? देखिए, असर तो हर जगह है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कहां पे आपको देश के किस हिस्से में कम दिखाई दिया? ये देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो जो बिहार है, बिहार, यूपी और इसके जो
जो एरियाज़ हैं वहाँ पे गौरैया ज़्यादा मिलती थी, लेकिन आजकल जो है वो कम हो गई हैं ड्यू टू क्योंकि लोगों का रहन सहन। मैं आपको बता दूं कि पहले जो लोग थे वो अनाजों को पक्षियों के लिए छोड़ देते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। एक इसे आप महंगाई भी तौल सकते हैं उस पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अभी तक जो हमने बात की, जैसे कीटनाशक पे बात की कि और लेकिन एक तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, पक्षियों का जो अवैध व्यापार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज विश्व में लगभग 300 लाख डॉलर का अवैध व्यापार है हो रहा है पक्षियों को लेकर। जी, और मैं आपको बता दूं कि लगभग टोटल जो है 12,000 प्रजाति जो है वो पक्षियों की हैं, लेकिन उनमें से 300 प्रजाति का अवैध रूप से व्यापार होता है। ज़्यादातर इंडिया से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो प्रकृति में जो बदलाव आया है वो तो है ही फैक्टर, साथ ही सरकार जो पक्षियों का जो ये अवैध व्यापार है उसको रोकने के लिए सरकार नाकाम रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी आप इससे समझ सकते हैं कि सलमान खान जैसा अभिनेता, उस पे जो है अभी काले हिरन के शिकार का केस चल रहा है। ऐसे ही तमाम जो कितने ऐसे भी शिकार होते हैं जो अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में लाए जाते हैं। आपके कहने का मतलब ये कि इस तरह से एक इलीगल, एक इलिसिट जो है एक्शन लिया जा रहा है और चिड़ियों का भी एक्सपोर्ट हो रहा है, उनका जो है इससे भी खतरा है। ये भी एक पक्ष है, बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। एक रिपोर्ट और दिखाते हैं दर्शकों को और उसके बाद डॉक्टर सूर्य प्रकाश से पूछते हैं कि इसके और क्या क्या पक्ष है महत्वपूर्ण। बदलते दौर में मनुष्य ने पेड़ काट दिए, फसलों पर जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव करना आरंभ कर दिया, इसलिए धीरे धीरे चिड़िया विलुप्त होने के कगार पर हैं। रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के आंकड़ों के अनुसार लगातार कम होती संख्या के कारण चिड़िया पैसर को अब विलुप्त होती जा रही पक्षियों की 49 अन्य प्रजातियों की लाल सूची में शामिल कर लिया गया है। इंग्लैंड की संस्था बीटीओ के आंकड़ों के अनुसार सन 1994 से 2008 तक विश्व में चिड़ियों की संख्या में 70% की गिरावट आई है। जर्मनी के किए गए शोध के अनुसार समूचे जर्मनी में चिड़ियों की संख्या पिछले 30 सालों में आधी रह गई है। इस तरह बर्ड्स ऑफ ब्रिटेन एंड बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी पिछले 30 सालों में चिड़िया की संख्या में 60 से 70% गिरावट आई है। आश्चर्यजनक रूप से चिड़ियों की संख्या जर्मनी, हॉलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत, चीन आदि में आधे से भी कम रह गई है। इनकी मुख्य वजह अनलेडेड पेट्रोल से पैदा होने वाले मिथाइल नाइट्रेट का प्रदूषण, खेतों में बहुतायत इस्तेमाल हो रहे कीटनाशक व केमिकल युक्त फर्टिलाइजर्स, मोबाइल टावरों एवं मोबाइल फोन्स के रेडिएशन का ज्यादा फैलना, नर चिड़ों का यूनानी दवाइयों में अंधाधुंध प्रयोग होना तथा पेड़ पौधों की संख्या का कम होना भी शामिल है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश हमारे साथ हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, क्या ये संभव है कि अपनी वर्तमान जीवन शैली का हम इस तरह से त्याग करें या उसमें सुधार करें जिससे कि इन परिंदों के जीवन को बचाया जा सके, उनको वापस लाया जा सके और बायोडाइवर्सिटी को वापस कंजर्वेशन की दिशा में बढ़ाया जा सके? क्या ये मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है। मैं आपको इसलिए इसके लिए कह रहा हूँ मुमकिन के लिए, आज का जो फास्ट ग्रोइंग ट्रेंड है जी, और हर आदमी इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है कि जहां जाता है छोटी छोटी, जहां पे भी ना उनको खुद को अपने खाने का पता है ना अपने घर वालों के खाने का पता है। किसी भी जगह ढाबे पे खड़ा हुआ, जो भी फास्ट फूड बना उसको खाया, जितना खाया उतना खाया, बाकी फेंक दिया। वो फेंक दिया जो बचा हुआ खाना है उसको बजाय डस्टबिन में डालने के आप रोड पे फेंकते हैं। इससे वो वाले जानवर जो प्रेडेटर्स हैं, प्रेडेटरी बर्ड्स, वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं। मैं आपकी कल की एक चीज, जो कल आपकी एक बात थी जिसमें कौवों की संख्या को आप लोगों ने, पता नहीं किसने वो रिपोर्ट दिया था कि कौवे कम हो रहे हैं, पर कौवे और मैना जो हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं और ये जो खाना उनको इतना बहुतायत में मिलता है जी जी, वो ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं। और मैं इस कल्चर को, जो जीवन शैली में, इसको सांस्कृतिक प्रदूषण बोलता हूँ। जी जी, सांस्कृतिक प्रदूषण, क्योंकि आपके अंदर कुछ कल्चर ही नहीं है कि आपको खाना जो झूठा छोड़ा है उसको डाल दें।
मोबाइल टावर की जो बालाजी ने बात किया, फ्रांस के अंदर एक प्रूवन स्टडी है जी, ह्यूमन फर्टिलिटी के ऊपर, मैमेलियन फर्टिलिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखा है। तो ये बिल्कुल सही उन्होंने बोला कि जो टावर्स हैं उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं उनका विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनके प्रजनन के ऊपर। तीसरी चीज उसमें ये आती है कि जो हमने एक्सोटिक स्पीशीज जो प्लांट्स की ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम घर में लगा देते हैं या गार्डन्स में लगाते हैं, उससे माइक्रो हैबिटेट जो सूक्ष्म पर्यावरण है वो उससे इफेक्ट हो रहा है और इंसेक्ट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। और इनके जीवों का सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्य श्रृंखला में इनके कैटरपिलर और उनके लार्वी अपना योगदान देते हैं। तो वो सब चीजें नहीं हो रही हैं। पेस्टिसाइड, हमारे यहाँ पे डीडीटी आज भी छिड़का जाता है और ये सिर्फ अकेली, कल भी मैंने मल्टीपल स्पीशीज कंजर्वेशन की बात किया था, आज भी उसी को दोहराना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बया की स्पीशीज भी खत्म हो रही है, कम हो रही है। बया की 3 प्रजातियां एनसीआर के अंदर दिखती हैं जो कम हो रही है। मैंने 2006 में आगाह किया था अपने एक लेख के द्वारा कि इनको भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारा, जैसे एक कहीं बॉम्ब गिराया तो बॉम्ब ये नहीं देखता है कि मुझे सूर्य प्रकाश के घर के ऊपर गिरना है, वो मेरे पड़ोसी को भी खत्म करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत मल्टी स्पीशीज कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लेके अब जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम किसी भी परिंदे को नहीं बचा पाएंगे, किसी भी परिचय को नहीं बता पाएंगे। और बालाजी, आपने मोबाइल टावर्स की बात की। इस प्रकार की जो तरंगे हैं, अब देखिए सैटेलाइट्स एक के बाद एक आकाश में छोड़े जा रहे हैं भारत द्वारा, दूसरे देशों के द्वारा, और जो टेलीविज़न है या जो दूसरे सेट्स हैं, जो रेडियो है, टेलीविज़न है, इसका भी प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये भी तरंगों से ही जो है वो ड्राइव होते हैं, ये भी उसी से ऑपरेट होते हैं। क्या इनका भी कुछ असर है? देखिए, ये जो तमाम तरंगे हैं, स्पेशली जो मोबाइल टावरों की हमने बात की, उनसे निकलने वाले घातक विकिरणों को कम किया जा सकता है। उसके लिए ऐसे एपरेटस बने हुए हैं, ऐसे मानदंड तय किए गए हैं कि अगर उन एपरेटस को लगाया जाए तो ये जो हानिकारक विकिरण हैं उनके हानि को, उनके प्रभाव को कम, दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि सरकार इस मामले में ठोस पहल करे और कड़े कानून बनाए। जो लोग उसका उल्लंघन करें उनके मोबाइल टावर को बंद करा दिया जाए या उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, जुर्माना किया जाए। दूसरी बात यह भी है कि लोगों के बीच जो एक अवेयरनेस होना चाहिए था, एक जागरूकता होनी चाहिए, उसका अभाव देश में देखने को मिलता है। स्कूली किताबों में ये बातें ज़रूर हैं आज की जैव विविधता को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, लेकिन उसके लिए जो एक पहल होनी चाहिए, बच्चों को बचपन में ही ये बातें उनमें सिखाई जानी चाहिए। जो बातें मैंने क्लास 8 और 9 में पढ़ा था वो बातें आज भी मुझे याद है और शायद उसका एक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो स्कूलों में बचपन में ही इन बातों को हमें बताना चाहिए कि कैसे अपने जैव विविधता को हम बचाएं, क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व के लिए शुरू से ही, मतलब बच्चे को बहुत प्रारंभ से ही ये बात पता डाला जाना चाहिए कि पक्षी जो आप गौरैया देख रहे हैं, ये हमारे आहार श्रृंखला में जो एक विशाल आहार श्रृंखला है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पारितांत्रिक जो संतुलन है, उस संतुलन में एक एक छोटे से छोटे जीव का भी कितना महत्व है। अगर एक भी जीव विलुप्त होता है तो उस पूरे बायोस्फीयर का एक पूरा जो इकोसिस्टम है, जो पारितंत्र है, वो असंतुलित हो जाता है। बिल्कुल, इस बात की जानकारी सिर्फ किताबों में नहीं होनी चाहिए, व्यवहारिक रूप में बताया जाना चाहिए। कल सूर्य प्रकाश जी चर्चा कर रहे थे कि जेएनयू कैंपस में लोगों को, बच्चों को वहां पे विजिट कराया जाता है, उन्हें बताया जाता है। इस तरह की पहल प्राइमरी जागरूकता अभियान लोगों को पता होना चाहिए, लोगों की चेतना को जागृत किया जाना चाहिए। कल भी हमने डॉक्टर सूर्य प्रकाश आपसे पूछा था, इसी जागरूकता अभियान के तमाम पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। कुछ और बहुत रोचक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। ओम साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। नमः। जय जय साई। देखिए हर रोज
साईं काकड़ आरती, सुबह 4:30 बजे। साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। राष्ट्र की आन जिसपे, धर्म का सम्मान जिसपे, संस्कृति की शान जिसपे, देशभक्ति का भान जिसमें, समसामयिक मुद्दों का ज्ञान जिसमें, जानकर रहते हैं दूसरे मीडिया अनजान जिससे, इन्हीं मुद्दों को देगा सुदर्शन न्यूज अपनी बुलंद आवाज। मगर सच्चाई इसी फुटपाथ पे आपको दिख जाएगी, आपको मिल जाएगी। अब कुछ नहीं रहेगा शेष। देखिए सुदर्शन विशेष। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास वर्ल्ड। न्यूज चैनल की अपार सफलता के बाद सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपके आवेदन आमंत्रित करता है। सुदर्शन एकेडमी इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक छात्रों को 100% एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एजुकेशन मुहैया कराएगा, जिससे छात्र बेहतर मीडिया प्रोफेशनल बन सके। संस्थान में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। कॉन्टैक्ट अस सुदर्शन टीवी एंड मीडिया एकेडमी, A84 सेक्टर 57 नोएडा। मोबाइल नंबर 09540110004। एक बेहद ही रोचक रिपोर्ट के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटिश ट्रस्ट फॉर ऑरेंथोलॉजी द्वारा 30,000 बर्ड्स वॉचर्स की सहायता से एक शोध करवाया गया, जिसमें मोबाइल टावरों से निकलने वाली घातक रेडिएशन का चिड़ियों पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन अध्ययन किया गया। इस शोध के नतीजे चौंकाने वाले निकले, जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि इन इलाकों में मोबाइल टावर लगे होते हैं, वहाँ से चिड़िया जल्द ही पलायन कर जाती हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार साधारणतः रिहायशी इलाकों में लगे मोबाइल टावरों की रेडिएशन मानव शरीर के सबसे मजबूत हिस्से खोपड़ी को भेदकर 1.5 इंच अंदर तक मस्तिष्क पर नकारात्मक असर डालकर 8 सालों में ट्यूमर पैदा कर देती हैं। जबकि पक्षी के शरीर का पैसर डेमोस्ट्रिकस ढांचा नरम हड्डी कार्टिलेज का बना होता है, जिसे मोबाइल टावर की रेडिएशन पूर्ण भेद कर उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर देती है। इसी तरह दोपहिया, तिपहिया व चौपहिया वाहनों में जिस तरह अनलेडेड अथवा शीशा रहित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से निकलने वाले मिथाइल टर्शरी ब्यूटीटाइल तथा बेंजीन केमिकल के धुएं से चिड़ियों की प्रमुख आहार तितलियों के लार्वा प्रियानी सुंडियां मर जाती हैं, जिसकी वजह से भी इनकी संख्या में भारी गिरावट आ रही है। भारत में ब्राजील की भ्रांति एथनॉल युक्त ईंधन के इस्तेमाल से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जो अवेयरनेस कैंपेन की बात अभी हम कर रहे थे कि लोगों को पता तो चले कि वो किस मुसीबत में है और लोगों को पता तो चले कि उनकी वजहों से क्या मुसीबत खड़ी हो रही है इस बायोडायवर्सिटी के लिए और इस पूरे जीव मंडल के तमाम दूसरे अन्य जीव हैं, उसमें पक्षी भी शामिल हैं। जैसे आपने जेएनयू की बात की, आपने जेएनयू का उदाहरण दिया, क्या ये दिल्ली और देश के दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर नहीं लागू किया जाना चाहिए इस प्रकार के प्रोग्राम्स और इस प्रकार के कार्यक्रम? ये अभी कुछ समय पहले ही ये सारे कार्यक्रम शुरू हुए। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। आईआईटी जहाँ पे ज्यादातर विद्यार्थी मैथ्स और फिजिक्स के होते हैं जी, मैंने उन लोगों के एनएसएस के एक ग्रुप के साथ में बातचीत किया। आज से 3 साल पहले वो सिर्फ 18 बच्चे मेरे साथ चलने को तैयार हुए संजय वन। आज वो 300 बच्चे हैं जो मेरे फॉलोअर बन गए हैं और उनको बायोडाइवर्सिटी के प्रति जागरूकता हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मिरिंडा हाउस में मैं टॉक देने गया था। वहाँ का पूरा जोलॉजी डिपार्टमेंट और आर्ट्स डिपार्टमेंट भी अब इनके ऊपर काम कर रहा है। वो किताब लिखने के ऊपर अब वहाँ तक उस स्टेज पे पहुँच गए हैं। और छोटे छोटे स्कूल हैं। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के अंदर भी मैं गया था। वहाँ के सारे बच्चों को हमने ई ग्रुप्स बना दिए हैं फेसबुक के ऊपर, जिससे दिल्ली के कम से कम
300-400 स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे उनको जिस किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो कीट पतंगे हो, तितलियां हो, सांप हो, छिपकली हो, बड़ा जानवर हो, उसके बारे में कोई भी चीज की जानकारी चाहिए होती है, हम वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और उनको ये जानकारी अपनी तरफ से मैं शेयर करता हूँ। और भी हमारा जो ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो सब शेयर करते हैं जी। तो ये जिस तरीके से ये जागरूकता फैल रही है, तो मैं समझता हूँ कि देश के का भविष्य अगर इन बच्चों को बता दिया तो बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि ये वही गौरैया है जिसको मैंने अपने माँ बाप से बचपन में जाना था, जब घर के आंगन के अंदर खेलती थी। और हर आदमी, हर बच्चा आपकी उम्र का या और किसी 25-30 साल का, उसको मालूम है कि गौरैया क्या होती है जी। और इसकी जागरूकता बताने के लिए ये जगह जगह फैल करके लोगों को बताना और उनके पोस्टर करना। अभी मैं वहाँ पोस्टर बनवा रहा हूँ चिड़ियाओं का, और दिल्ली विश्वविद्यालय में बन रहा है, IIT विश्वविद्यालय में बन रहा है, किताब लिखी जा चुकी है। तो जितना वो मैं बता रहा हूँ, मैं किसी का इंतजार नहीं करता कि कोई मेरे साथ आएगा या नहीं आएगा। इसी भावना की जरूरत है, इसी भावना की जरूरत है शायद डॉक्टर सूर्य प्रकाश। लेकिन फिर भी सरकार को भी और सरकारी तंत्र को भी इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो जिस कंजर्वेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट जो बातें करते हैं, या सरकार के जो अलग अलग जो उनके अंग हैं जो इस काम में लगाए गए हैं, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है कि हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, शुरुआत और पहल अपनी ओर से करनी चाहिए, लेकिन बालाजी ये मिसिंग है शायद गवर्नमेंट के पार्ट पर। गवर्नमेंट को, जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और अवेयरनेस बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम विद्यालयों के स्तर पे, प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर पे इस बात को ले जाएं। करिकुलम में ये बातें हैं, लेकिन इस बात को उतनी गंभीरता से शायद नहीं लिया जाता है, इसकी आवश्यकता है। और दूसरी बात, जो सरकार की तरफ से जितनी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिस तरह के पहल सरकारी स्तर पे चल रहे हैं, वो नाकाफी हैं, वो अपर्याप्त हैं। इस ऐसे पहल से हम आगे 100 सालों में भी अपनी जैव विविधता को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। आलोक, आपने पर्यावरण मंत्रालय के किसी अधिकारी से या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बात की आपने इस रिपोर्ट के बनाने के दौरान? जी, हमने संपर्क तो किया था पर्यावरण अधिकारी से, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। वो बात करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। और मैं आपको बता दूं, 2 इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि लगभग जो 2 लाख पक्षियां जो है वो साल में खिड़की से टकरा के मर जाती है। आप सोच सकते हैं पूरे विश्व में 2 लाख। ऐसा इसलिए होता है कि जो खिड़कियों में कांच का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पक्षियां जो है वो समझ नहीं पाती हैं, तो इससे खिड़कियों से टकराकर 2 लाख पक्षियां हर साल मरती है। दूसरा एक और आंकड़ा है मेरे पास कि ब्रिटेन की बात है, वहां पे 95 से 2000 के बीच लगभग 23,930 पक्षियां जो हैं वो आयात हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े अमाउंट में, और कहीं ना कहीं इसका ये जो है जो पक्षी तस्कर हैं वो अवेलेबल करवाते हैं, और एक बड़ा सा रूप है। आप समझ सकते हैं कि लगभग, और वो जो पक्षियां हैं वो ब्रिटेन को भारत, चीन और अफ्रीकन कंट्री से मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार को अब जागना पड़ेगा, पर भी ध्यान देने की बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि आशा नहीं दिखती है सरकार की तरफ से, क्योंकि जो देश मानव तस्करी पर कुछ नहीं कर पा रहा है, वो पक्षियों की बात कैसे कर सकता है? बहुत अहम बात। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, चूंकि समय कम है इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर लूंगा, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। अगले 10 साल में विलुप्त हो सकते हैं एशियाई गिद्ध। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु बदलते पारिस्थितिक तंत्र में अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। एशियाई गिद्ध भी इन्हीं में से एक है। गिद्धों की संख्या में आ रही कमी के लिए जिम्मेदार है जानवरों को दी जाने वाली एक दवा। ये दवा जानवरों को दर्द के लिए दी जाती है। हालांकि इस दवा पर प्रतिबंध है, फिर भी ये बाजार में उपलब्ध रहती है और इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। एक सर्वे के मुताबिक सफेद पूंछ वाले एशियाई गिद्धों की संख्या 1992 की तुलना में 99.9% तक कम हो गई है। लंबे चोंच वाले और पतले चोंच वाले गिद्धों की संख्या में भी इस अवधि में 97% की कमी आई है। इन दोनों प्रजातियों के गिद्धों 16% प्रतिवर्ष की दर से कम होते जा रहे हैं। गिद्धों को धरती के सफाई सहायक के तौर पर जाना जाता है, इसलिए गिद्धों को न केवल एक प्रजाति के तौर पर बचाया जाना जरूरी है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी जरूरी है। गिद्ध नहीं रहे तो आवारा कुत्तों से लेकर कई जानवरों तक मरने के बाद
सड़ते पड़े रहेंगे और उनकी सफाई करने वाला कोई नहीं होगा और इससे संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए आलोक की रिपोर्ट। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जो हालात हैं भारत के अलावा तीसरी दुनिया के देश हैं या विकसित देश हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद मानव अपने ही अस्तित्व को लेकर उतना जागरूक और सावधान नहीं है, तो क्या वो पूरे जीव मंडल की बात समझ पाएगा कभी भी? बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए मैं